हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि बैक्टीरिया को हम कहाँ क्लासिफाई करते हैं और क्यों, और फंजाई कहाँ पर क्लासिफाई होता है और क्यों, कौन सी किंगडम्स में ये आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। So let us start with our first organism, that is bacteria। तो बैक्टीरिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं अंडर आवर फर्स्ट किंगडम एंड दैट किंगडम इज मोनेरा, राइट। तो मोनेरा मतलब एक ऐसा किंगडम है जिसमें सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं और साथ ही साथ ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन उनके जेनेटिक मटेरियल के अराउंड कोई वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं है। तो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, राइट। सो बैक्टीरिया भी एक ऐसा ही ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारा सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम जानते हैं। एंड इवन इट इज सेड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट केम ऑन टू दिस अर्थ दे वर बैक्टीरिया। सो दिस मीन्स कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन है? बैक्टीरिया। यस, सो लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ एंड दैट इज बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अराउंड, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है लेकिन उसके आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। एक बहुत ही सिंपल से स्ट्रक्चर है इनका और ये हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हमारी बॉडी की, अगर हम बात करें कहीं गर्म जगह की, अगर हम बात करें कहीं ठंडी जगह की, तो किसी भी पीएच, किसी भी एसिडिक कंडीशन या फिर बेसिक कंडीशन की बात करें तो हर जगह हमें क्या देखने को मिलते हैं? बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो हॉट स्प्रिंग्स में बैक्टीरिया हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उतनी हीट को टॉलरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में आपको मिलेगा, बट देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच यू फाइंड इन द हॉट स्ट्रीम्स। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच यू विल फाइंड इन से कोल्ड कंडीशंस, ठीक है। तो अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे माउथ में, हमारे स्किन में, हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। तो बैक्टीरिया, अब आप बोलोगे कि अगर हर जगह मिलते हैं तो देख क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, उन्हें देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक इंस्ट्रूमेंट की जिसे हम बुलाते हैं माइक्रोस्कोप, करेक्ट। सो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इन बैक्टीरिया को देख पाते हैं। तो अब थोड़ी और डिटेल समझ लेते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट थोड़ा सा बेसिक समझना ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट विद द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो बैक्टीरिया की बात करें, अगर इनके साइज़ की बात करें ना, तो ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। दीज आर द स्मॉलेस्ट। और अगर इनके एवरेज साइज़ की बात की जाए सो इट इज़ अराउंड 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग टू 0.5 माइक्रोमीटर थिक, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो जब अगर आप लेबोरेटरी में अगर कभी भी बैक्टीरिया को आइसोलेट करने जाओ या बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाने जाओ तो आप पेट्री डिश में एक ऐसा न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हो। पेट्री डिश क्या होती है? ये ऐसी ट्रांसपेरेंट से कलर की एक डिश होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक पतला सा डिब्बी समझ लो, ठीक है। तो इसके ऊपर इसका एक कवर भी होता है। तो हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं, मतलब एक ऐसा सूटेबल मीडिया बनाते हैं, रहने की जगह बनाते हैं बैक्टीरिया के लिए जहाँ पर वो ग्रो कर सके। तो उसके ऊपर हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं और जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो वो हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर ये वाइट स्पॉट्स, ये वाइट लाइंस देख रहे हो ना,
So these are the bacteria which we grew in laboratory. ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के देखना पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर हम इनकी शेप्स पे आए तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कितने तरह की शेप्स होती हैं, 4 तरह की शेप्स होती हैं। सो फर्स्ट वन इज कोकस, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्फेरिकल शेप के हैं। कैसे हैं? स्फेरिकल शेप के हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप के हैं उन्हें हम बोलते हैं बेसिलस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमें स्पाइरल शेप के कुछ ऐसे को देखने को मिलते हैं, सो वी कॉल देम एज स्पाइरिलियम, तो ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है। देन देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच लुक समथिंग लाइक दिस, तो ये क्या है? कॉमा है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कॉमा शेप के होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको चारों शेप समझ आ गई। सो वी स्टार्टेड विद कोकस, देन बेसिलाई, स्पाइरिलियम एंड विब्रियो, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com। उसके बाद हम बैक्टीरिया की लाइफ के बारे में जानते हैं कि मतलब अब जैसे अगर हम हैं, हम कैसे रहते हैं, हम फैमिलीज में रहते हैं। बहुत कम ऐसे आपको लोग देखने को मिलेंगे जो अकेले रहते हैं, लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सिंगल रहते हैं, जो अकेले रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो जहाँ पर कोई 2 बैक्टीरिया रहते हैं या वो बैक्टीरिया जो पेयर में रहते हैं उन्हें हम बुलाते हैं डिप्लोकोकाई। सो DI, डाई मीनिंग 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, सो दीज बैक्टीरिया दे लिव इन पेयर्स। किस में रहते हैं? पेयर्स में रहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ऐसे बैक्टीरिया जो पेयर में रहते हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, देन आते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लंबी लंबी चेन्स बना के रहते हैं। ऐसे लंबी लंबी चेन्स, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और वो ऐसे एक चेन बनाते हैं, एक बीड स्ट्रक्चर। देखो, एक पर्ल्स की जो माला होती है उसको देखो, तो वो कैसी होती है कि बहुत छोटे 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 पर्ल्स होते हैं, वो मिलकर एक बड़ी सी चेन बना देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई जो चेन बना लेते हैं। ठीक है, आई विल राइट लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं। ठीक है, द थर्ड टाइप इज स्ट्रेफाइलोकोकाई। स्ट्रेफाइलोकोकाई जहां पर बैक्टीरियाज जो हैं वो ऐसे क्लस्टर्स में हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो क्लस्टर में पाए जाते हैं। सो दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज स्ट्रेफाइलोकोकाई। करेक्ट? सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि बहुत सारे हैं जो सिंगल रहते हैं, कुछ हैं जो पेयर में रहते हैं, कुछ हैं जो लंबी चेन्स बना के रहते हैं, और कुछ हैं जो एकदम पूरा ग्रेप्स जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना, तो एक बंच में बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी स्ट्रेफाइलोकोकस में बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर एक क्लस्टर बना देते हैं। क्लियर? तो बात समझ आ रही है ना? कोई डाउट है तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में भी, तो और प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, अगर याद हो। लेकिन नहीं हो तो डरने की बात नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर वंस अगेन। तो अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे बाहर ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बुलाते हैं कैप्सूल। ठीक है, तो ये क्या है? कैप्सूल है। तो कैप्सूल एक तरह से पूरे सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। सबसे बाहर होता है ये कैप्सूल, और उस कैप्सूल के अंदर होते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ दिस बैक्टीरिया। ठीक है, एक वॉल जिसे हम सेल वॉल बुला रहे हैं। सेल वॉल के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको एक और लेयर दिखाई देगी और उसे हम बुलाते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो तीनों चीजें समझ आ गई। सबसे बाहर थी हमारे पास कैप्सूल, ठीक है, उसके बाद आ गई हमारे पास सेल वॉल, और उसके पास आ गई हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आप अंदर जाओ तो यहाँ पर ना आपको ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, ग्रीन कलर कुछ आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज, सो दिस
green color part, ठीक है, I am not talking about this purple, but this green one is called as cytoplasm. ये क्या है? This is cytoplasm, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारा कंटेंट होता है। तो जैसे ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे, कई बार आपको इसमें क्लोरोफिल भी देखने को मिलेगा। और एक चीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो पर्पल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द डीएनए। लेकिन डीएनए को अगर आप देखोगे ना, तो डीएनए कहीं से भी इसके अराउंड, जैसे अगर हम कोई भी प्लांट सेल या एनिमल सेल बनाते थे, तो हमने अगर मान लो ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के बाद हम बीच में एक ऐसे बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाते थे और उसके अंदर हम जेनेटिक मटेरियल बनाते थे। लेकिन बैक्टीरिया में ये जो मेम्ब्रेन है, ये लैकिंग होती है, ठीक है। तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए हम इनको प्रोकैरियोट्स बुलाते हैं। क्लियर। उसके बाद इनके पास छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें ये पाइलस बुलाते हैं, जिनका काम होता है अटैचमेंट। और एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्लैजिला बुलाते हैं, ठीक है। फ्लैजिला इनकी मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला हर बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, लेकिन सिर्फ कुछ बैक्टीरिया है जिनके पास ये स्ट्रक्चर होता है, दैट इज फ्लैजिला। क्लियर। अब वापस से थोड़ा सा रिवाइंड करो और वापस से आओ। तो अगर हम इन सभी स्ट्रक्चर्स की बात करें, सबसे पहले हमने कैप्सूल की बात की, अब हम इस बैक्टीरिया के ना लिविंग मेम्ब्रेन्स की बात करें या लिविंग सब्सटेंस की बात करें, तो देखो कैप्सूल और सेल वॉल दोनों ही नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। लिविंग स्ट्रक्चर कौन सा है? लिविंग स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स, जिसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल्स और इसका जेनेटिक मटेरियल, ये सब लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन सेल वॉल और कैप्सूल जो है वो है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बात समझ आई? एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, कि अगर आप देखोगे ना, तो जेनेटिक मटेरियल जो है ना, वो सेल में ना किसी एक तरफ को होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से किसी एक पॉइंट पर अटैच्ड होता है, ठीक है। इसीलिए ये साइटोप्लाज्म में एक साइड को होता है, ठीक है। अगर मान लो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एक साइड को हुआ, एक साइड को टिल्टेड एक तरह से, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। तो ये बात भी समझ आ गई है। तो आई होप द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर सेल वॉल जो है वो है तो कैसी है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, सेलुलोज की नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी बार प्लांट सेल में पढ़ा है कि जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की, बट यहाँ पर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं होती है, वो बनी होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्लियर। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ है, स्ट्रक्चर समझ आया, रिकॉल हो गई सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मूवमेंट। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो होते हैं नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, मतलब वो मूव नहीं करते हैं। मूव भी अगर वो करें तो वो पैसिवली मूव करते हैं। मतलब पैसिवली कैसे? कि हवा का झोंका आया तो उससे उड़ के कहीं चले गए, पानी का करंट आया तो उससे उड़ के कहीं चले गए, कहीं किसी ऑर्गेनिज्म से के कांटेक्ट में आए तो उसके साथ कहीं और चले गए। मतलब वो खुद नहीं चल रहे हैं, वो किसी और की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट हो पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मोटाइल होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये वही बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास होते हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स, टेल जैसे स्ट्रक्चर्स, दैट इज फ्लैजिला। तो फ्लैजिला इनकी हेल्प करता है। फ्लैजिला की जो मूवमेंट, लैशिंग मूवमेंट्स होती हैं, वो हेल्प करती हैं बैक्टीरिया को मूव करने के लिए। राइट। तो समझ आया? सिंपल है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की। तो बैक्टीरिया खाता क्या है भाई? तो बैक्टीरिया, देखो, बैक्टीरिया के पास ना क्लोरोफिल नहीं होती है। क्या नहीं होती है?
क्लोरोफिल नहीं होती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है। यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। तो कैसे हुए ये हुए हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, किसी और मोड से अपना खाना लेंगे। तो इनके खाना लेने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है सेप्रोफिटिक, मतलब कि ये कुछ डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करके अपना खाना लेंगे। और दूसरा है पैरासिटिक, मतलब ये होस्ट के ऊपर फीड कर कर अपना खाना लेंगे। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करेंगे और उसकी बॉडी से उस बॉडी को बना देंगे क्या, होस्ट, और खुद क्या बन जाएंगे, पैरासाइट, और अपना खाना उस होस्ट की बॉडी से लेंगे। तो पैरासिटिक रिलेशन बेसिकली एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पर जो दो इंडिविजुअल्स हैं ना, उसमें से जो होस्ट है ना वो तो नुकसान में है क्योंकि उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है, और जो पैरासाइट है वो फायदे में है क्योंकि वो होस्ट से अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर रहा है, मतलब अपना पेट आराम से वो भर रहा है। क्लियर? सो दिस इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन, राइट? तो दोनों ही न्यूट्रिशंस हमें पता है। और बैक्टीरिया के पास ना कुछ पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं ना वो इन्हीं एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, खाने को बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं और फिर वापस से अपनी बॉडी में ले लेते हैं। सो दिस इज द सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन हमने पढ़ी है दो तरीके की। कैसी? एक ऐसी रेस्पिरेशन, मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि वी नीड ऑक्सीजन, ठीक है, टू रेस्पायर। तो बेसिकली ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन फूड पे एक्ट करती है और उससे हमारी बॉडी एनर्जी डराइव करती है। ठीक है, लेकिन हर बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है। जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से ही अपनी बॉडी में एनर्जी डिराइव करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज एरोबिक बैक्टीरिया। और ऐसी रेस्पिरेशन को बुलाया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे होते हैं एनएरोबिक। ठीक है, एनएरोबिक मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। करेक्ट? तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें हम बुलाते हैं एनएरोबिक। मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी ये ऑक्सीजन को एक्सपोज हो जाए तो ये मर जाते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट सर्वाइव इन ऑक्सीजन। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। कौन कौन सी हैं? वन इज एरोबिक एंड अनदर वन इज एनएरोबिक। एरोबिक ones they use oxygen to respire, but anaerobic bacteria they do not use oxygen for respiration, and if they come in contact with oxygen they may die. ओके, ठीक है, समझ आ रहा है ना? अभी तक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर समझ आया। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन की। तो जैसे हमने रिप्रोडक्शन के भी दो टाइप्स पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं जल्दी से बताओ? हमने पढ़े हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब आप बोलोगे कि ये तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती होगी। तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कैसी होती है? सो दिस इज फिजन और सेल डिवीजन। तो क्या होता है, जैसे हमने अमीबा का पढ़ा था, तो एक बैक्टीरिया है, ये पेरेंट बैक्टीरिया है, ये ग्रो करता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है, ये साइज में ग्रो करता जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इस बैक्टीरिया में ना न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू होगा। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर हमें सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होती हुई दिखाई देगी, और फाइनली हमें एक बैक्टीरिया से मिल जाएंगे दो बैक्टीरिया। ठीक है, सो दिस इज फिजन और सेल डिवीजन। किस एक पेरेंट सेल है जो डिवाइड हो गया,
राइट लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है और ये देखने को मिलती है इन फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही सिंपल तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पर दो बैक्टीरिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। वो जो पाइलस हमने पढ़ा था, यू रिमेंबर दैट स्ट्रक्चर, एक तो लंबा सा था फ्लैजिला और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें हमने बुलाया था पाइलस। ठीक है, तो पाइलस जो है एक बैक्टीरिया के, वो दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है एंड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है दोनों ही बैक्टीरिया का, राइट और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो दिस इज बेसिकली द प्लाज्मिड। अब क्या होगा कि पाइलस इस बैक्टीरिया को कांटेक्ट करेगा और इनके बीच में ना ये एक टनल जैसी एक बन जाएगी, एक पतला सा टनल जैसा, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट होकर इसके अंदर आ जाएगा और फाइनली यहाँ पर पहुँच जाएगा, इन दोनों का कांटेक्ट टूट जाएगा और यहाँ पर ये भी खुद को रेप्लिकेट करता जाएगा प्लाज्मिड। ठीक है, अब कई बार तो ये होता है कि ये जो साइट ऑफ अटैचमेंट है ना, कई बार ये ब्रेक हो जाती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ये देखा गया है कि ये जो एक बार ट्यूब बन जाती है जिसे हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बुलाते हैं, ये ऐसी की ऐसी ही रह जाती है दोनों बैक्टीरिया के बीच में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि ये जो ट्यूब है ये ब्रेक हो जाती है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर। करेक्ट, समझ आ गई बात। अब हम आते हैं एक और तरह के, यू कैन नॉट से इट रिप्रोडक्शन मेथड, बट ये एक सर्वाइवल मेथड है जिसे हम बुलाते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब अगर आप इसमें देखोगे ना तो कहीं ना कहीं इन स्पोर्स से भी बैक्टीरिया जो है वो जर्मिनेट ही हो रहा है, लेकिन जिस कंडीशन में ये स्पोर्स बनते हैं दोज कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, इसलिए हम इसे ज़्यादा सर्वाइवल का मेथड बताते हैं ना कि रिप्रोडक्शन। तो इस स्पोर फॉर्मेशन के मेथड में होता क्या है, तो इस मेथड में कुछ ऐसा होता है कि जब कुछ ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि खाने की अवेलेबिलिटी कम हो गई है या बहुत धूप है, बहुत गर्म हो गया है या बहुत ठंडा हो गया है, तो उस केस में जो सेल होता है ना, जो बैक्टीरियल सेल होता है, वो अपने सारे के सारे लिविंग कंटेंट को, तो उसके अंदर क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बाहर सेल वॉल है, बैक्टीरियल वॉल है, अंदर उसके सेल मेम्ब्रेन है और सारा लिविंग कंटेंट है, तो वो सारा का सारा आ जाता है इनटू स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बुलाते हैं स्पोर्स। तो यहाँ पर ये बन जाती है स्पोर वॉल और इस स्पोर वॉल के अंदर सारा इसका लिविंग कंटेंट अकोमोडेट हो जाता है। अब क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम्स ये स्पोर्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स, लेकिन वो डॉर्मेंट ही रहते हैं, मतलब वो इनएक्टिव ही रहते हैं। डॉर्मेंसी इज बेसिकली द इनएक्टिविटी। अब क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ सम से वाटर करंट या हवा या कांटेक्ट से, जिसके थ्रू हमने पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया पैसिवली मूव करते हैं, तो जब बैक्टीरिया पैसिवली मूव करते हैं और जब उनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो उन सूटेबल कंडीशंस के मिलने पर अब ये जो स्पोर वॉल है ये ब्रेक हो जाती है, जो बैक्टीरिया का इनर कंटेंट है वो एक्टिव हो जाता है और फाइनली ये जो बैक्टीरिया हैं ये फिर से जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनका जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो फिर से शुरू हो जाता है। सो एज वंस द फेवरेबल कंडीशंस दे रिज्यूम, सो बैक्टीरिया दे स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग। सो एज I told you, this is not a method of reproduction, this is majorly a method of survival or to escape the unfavorable conditions। तो इन conditions में बैक्टीरिया जो हैं वो एक्सट्रीम स्ट्रेस को, जैसे कि ड्रॉट या से खाना नहीं है, ठीक है, खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, या बहुत गर्मी या बहुत सर्दी, इन सब कंडीशंस को वो एस्केप कर सकते हैं। इवन ऐसे टेम्परेचर्स को एस्केप कर देते हैं कि वो मर ही नहीं पाते हैं, मतलब कि आप कितना भी बॉयल कर लो, आप कितना भी उनको फ्रोजन कंडीशंस दे दो, ये बैक्टीरिया इन स्पोर्स के अंदर डॉर्मेंट रहेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। दे कैन नॉट बी किल्ड। ठीक है, कितना भी पॉइजनस केमिकल्स आप ले आओ,
इन केमिकल से भी बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा। देन दे कैन बी कैरिड बाय वाटर, विंड एंड also through the contact. So this was about the spore formation in bacteria. Now we will be starting with the name of the chapter, that is economic importance of bacteria. तो अब हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के यूजफुल रोल्स की। तो बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो बैक्टीरिया को हमने काफ़ी बार पढ़ा है, और हमने अगर हम किसी भी हम जनरली अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्ड यूज़ करते हैं, तो पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि ये तो कुछ डिजीजेस ही कॉज करेंगे या किसी चीज़ को ख़राब करेंगे, राइट? बट दैट इज़ नॉट ट्रू। द ट्रूथ इज दे आर हार्मफुल बट दे आर ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, तो क्या कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद हैं? जैसे बैक्टीरिया का सबसे पहला जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये तो सबको याद होगा, कर्ड फॉर्मेशन, राइट? सो सॉरी नॉट दिस इज सो एंटीबायोटिक, सो कर्ड फॉर्मेशन तो सबको याद होगा। तो बैक्टीरिया के यही यूजफुल रोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज के सेशन में। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज यूजफुल रोल ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन। तो मतलब मेडिसिन में क्या यूज़ है बैक्टीरिया का। तो अगर हम मेडिसिन की बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो बनती हैं, जब हम कई बार बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाते हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स बुलाते हैं। सो द केमिकल सब्सटेंसेस produced by living organisms which can stop the growth of disease producing bacteria or fungi, तो उन्हें हम बुलाते हैं एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरियल डिजीजेस में भी यूज़फुल होते हैं और फंगल डिजीजेस में भी यूज़फुल होते हैं। तो बहुत सारी जो सिंपल से एंटीबायोटिक्स हैं जिनके नाम आपको याद रहने चाहिए, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन। तो अगर हम बात करें द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक की, सो दैट वाज पेनिसिलिन। ये हमारी फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी। अब इसको बनाया था या इसको डिस्कवर किया था, नॉट बनाया था बट डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने बैक्टीरिया को वो कल्चर कर रहे थे, ठीक है, बैक्टीरिया को वो स्टडी कर रहे थे, और अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जो उनकी पेट्री डिश थी, मैंने अभी बताया था ना पेट्री डिश क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंसी, एक पतली सी प्लेट होती है जिसके ऊपर एक लिड भी होता है। तो उन्होंने देखा कि वो जब बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर ही कुछ मोल्ड ग्रो कर गया, और मोल्ड के ग्रो करने से क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरियल कॉलोनीज जिनको वो ग्रो कर रहे थे स्टडी करने के लिए, वो ख़त्म होने लग गई, वो बैक्टीरिया मरने लग गए। तो देन ही ऑब्जर्व्ड कि अच्छा, अगर इनके होने से बैक्टीरिया मर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो मोल्ड है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है या ऐसा केमिकल बना रहा है, ये केमिकल रिलीज कर रहा है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है या बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो रही है। तो उसी से डिस्कवर हुई हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक, दैट इज पेनिसिलिन। तो जो फंगस था जो वहाँ पर ग्रो हुआ था, दैट वाज पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, दैट इज और उस टाइम पर पहले इसे पेनिसिलिन नोटाटम बुलाया करते थे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। एंड रिमेंबर, हमने सिर्फ ये फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई है उसकी बात की है। दिस फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड इज फ्रॉम मोल्ड, नॉट फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो शुरुआत है एंटीबायोटिक्स की वो कहाँ से हुई, तो उसके लिए हमने ये जो छोटी सी कहानी है वो पढ़ी। ठीक है, अब हम ऐसे ही कुछ और एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जिसका सोर्स ऑर्गेनिज्म है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, और ये एक मोल्ड है। ठीक है, दिस इज नॉट बैक्टीरिया बट दिस इज मोल्ड, करेक्ट। और ये कुछ डिजीजेस को ट्रीट करने के काम आता है, जैसे टेटनस और डिप्थीरिया, राइट। देन कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसको डिस्कवर किया था, बनाया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सैलमन वॉक्समैन।
ठीक है, तो सैल्मन वॉक्समैन, और इसका जो सोर्स ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रिसिस, राइट। देन द डिजीजेस विच इट ट्रीट्स इज टीबी, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सी डिजीज ट्रीट करता है, ट्यूबरक्लोसिस, और जिसे इन शॉर्ट हम टीबी बुलाते हैं। देन नेक्स्ट कम्स इज द क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, तो ये एक और एंटीबायोटिक है विच जिसका सोर्स ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेसिन्स, और ये ट्रीट करता है टाइफॉइड को। द नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज एरिथ्रोमाइसिन, और ये जो एरिथ्रोमाइसिन है इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म है सेक्रोपॉलीस्पोरा एरिथ्रिया, और ये ट्रीट करता है रिकेट्सियल फीवर को, करेक्ट। तो ये जो पूरा टेबल है ना, ये आपको ऐसे के ऐसे आना चाहिए, ठीक है। सबके सोर्स ऑर्गेनिज्म और वो कौन सी डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, करेक्ट। तो पेनिसिलिन तो बहुत इजी है, P फॉर पेनिसिलिन, P फॉर पेनिसिलियम, देन क्राइसोजेनम, राइट। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इजी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जो बैक्टीरिया है दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस, एंड स्पीशीज का नाम याद रखना है ग्रिसिस, करेक्ट। देन क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, तो अगेन इसकी जो स्पीशीज है दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस ओनली, मतलब जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस ही है, स्पीशीज आपको याद करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो ऐसे ही पूरा का पूरा टेबल आपको याद करना है, भूलना नहीं है। ओके, नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एन एंटीबायोटिक टू बी कॉल्ड एज अ गुड एंटीबायोटिक, मतलब हम किसी एंटीबायोटिक को एक अच्छी एंटीबायोटिक किन बेसिस पर बोल सकते हैं, तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला है इट शुड बी एबल टू किल अ वेराइटी ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स, मतलब वो एक ही डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना टारगेट करे बट बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की कैपेबिलिटी रखता हो, जिसका मतलब है कि उसका जो स्पेक्ट्रम है, जो विजन है वो ब्रॉड हो, ठीक है। कि जब हम वो एंटीबायोटिक लें तो अगर हमारी बॉडी में मल्टीपल इन्फेक्शंस भी हुए हों तो उन मल्टीपल इन्फेक्शंस को किल करने की वो एंटीबायोटिक कैपेबिलिटी रखता हो, ताकि बहुत सारी मेडिसिन ना खानी पड़े, वो एक मेडिसिन ही हमारा काम बना दे और हमें ठीक कर दे, करेक्ट। देन द नेक्स्ट इज इट शुड नॉट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स, तो ऐसा ना हो कि हमने वो एंटीबायोटिक खाई और अब सिर चकराने लग गया, अब हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अब हमें हेडेक हो रहा है, अब हमें बॉडी पेन हो रहा है, अब हमें नॉजिया हो रहा है, तो ये साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। देन इट शुड नॉट किल द नॉर्मल बैक्टीरिया ऑफ द होस्ट, तो जैसे कि हमने बात की कि हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया रहते हैं, हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में विटामिन B12 की सिंथेसिस करता है, तो ऐसा ना हो कि जब हम ये एंटीबायोटिक लें तो ये हमारे यूजफुल बैक्टीरिया को मार दे, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन क्राइटेरिया फॉर एंटीबायोटिक दैट इज अ गुड एंटीबायोटिक। अब इसके सिवा और क्या क्या एंटीबायोटिक्स कर सकती हैं, तो एंटीबायोटिक्स फूड प्रिजर्वेटिव्स का काम कर सकती है, जैसे फ्रेश मीट या फिश को प्रिजर्व करने का काम कर सकती हैं। फिर एनिमल की फीड, एनिमल घास खाता है, साथ ही साथ उनको जो हमारे काऊ बफलोज होती हैं, अगर आपके घर में है या कहीं आसपास है, अगर आपने देखा है तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा फीड भी दी जाती है, तो उस एक्स्ट्रा फीड में भी एंटीबायोटिक्स डाली जाती हैं ताकि हम अपनी कैटल को किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से बचा सकें। देन द नेक्स्ट इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द प्लांट पैथोजेंस, सो प्लांट्स में भी पैथोजेंस को कंट्रोल करने का काम ये एंटीबायोटिक्स करती हैं, करेक्ट। सो आई होप इतना समझ आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं एक और यूजफुल रोल की इन मेडिसिन एंड दैट इज सीरम, ठीक है। तो सीरम क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम ब्लड की बात करें ना, तो ब्लड में अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें और सिर्फ हम यहाँ पर वो जो लिक्विड पोर्शन बचता है उसको रखें, सो दैट इज कॉल्ड एज सीरम। सो सीरम इज बेसिकली विदाउट फिब्रिनोजन, विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स, सो इट इज ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, सो दैट इज सीरम। तो अब हम यहाँ पर सीरम बना ही क्यों रहे हैं, ठीक है। हम सीरम को
इस तरीके से हम सीरम के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं मेडिसिन में। तो सीरम जो होता है बेसिकली इसमें केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे हम एंटीबॉडीज या फिर एंटीटॉक्सिन्स बुलाते हैं। मतलब ऐसे केमिकल्स जो कि हमारी बॉडी में किसी टॉक्सिन को मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मान लो कोई बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया है हमारी बॉडी में, अब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से, तो अगर हम ये एंटीटॉक्सिन लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच जाएगी। कैसे? क्योंकि बैक्टीरिया जो है जब वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, वो टॉक्सिन्स हमें बीमार करेंगे। तो हमें क्या करना है कि इन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को ख़त्म करना है, और ये टॉक्सिन्स हमें इन सीरम में मिलते हैं। तो ये सीरम हम बनाते कैसे हैं? तो क्या किया जाता है, एक हेल्दी एनिमल लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो हेल्दी एनिमल है, इस हेल्दी एनिमल में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं वो टॉक्सिन जिसका एंटी टॉक्सिन हमें बनाना है। मतलब वो हार्मफुल टॉक्सिन जिसका एक तरह से दवाई हमें बनानी है। तो जब हम इसको डाल देते हैं एक हेल्दी एनिमल में, अब जैसे ही ये टॉक्सिन बॉडी में जाता है, बॉडी को पता चलने लग जाता है कि अच्छा कोई तो चीज़ है, फॉरेन चीज़ है जो मेरी बॉडी में आ गई है। तो अब उस हेल्दी एनिमल की बॉडी क्या बनाना शुरू कर देती है, एंटी टॉक्सिन बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब हम फ्रीक्वेंट एक्सपोजर करते रहते हैं इस एनिमल को विद दिस टॉक्सिन, एंड फाइनली वी जस्ट टेक द ब्लड फ्रॉम दैट एनिमल, ठीक है। उस हेल्दी एनिमल से अब हम उसका ब्लड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब इस ब्लड से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को, किनको, क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं, और जो हमारे पास बचता है वो होता है सीरम। और इस सीरम में मिल जाती हैं हमें एंटी टॉक्सिन्स, और इन एंटी टॉक्सिन्स का यूज़ करके हम एक डिजीज्ड इंसान को उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्वेजन से बचा लेते हैं, उस इन्फेक्शन से बचा लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर टॉक्सिन से एंटी टॉक्सिन बनाया जाता है यूजिंग मतलब कुछ हेल्दी एनिमल्स का यूज़ करके। तो टॉक्सिन एक पॉइजनस केमिकल है जो बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं, और एंटी टॉक्सिन वो केमिकल सब्सटेंस है जो एनिमल्स की बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं इन रिस्पॉन्स टू दीज पॉइजनस टॉक्सिन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। करेक्ट? तो बात समझ आ गई है। तो एक हेल्दी एनिमल है, हेल्दी एनिमल ने क्या किया, हेल्दी एनिमल में हमने एक बैक्टीरियल टॉक्सिन डाल दिया, ठीक है। अब इस टॉक्सिन ने क्या किया, जैसे ही बॉडी के अंदर गया तो बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया एक फॉरेन सब्सटेंस। अब एनिमल की बॉडी में एंटी टॉक्सिन्स बनना शुरू हो गए। अब हमने फ्रीक्वेंटली एक्सपोज करते गए उस एनिमल को विद दिस टॉक्सिन, एंड फाइनली आफ्टर अ फ्यू डेज जब हमें एक गुड अमाउंट ऑफ एंटी टॉक्सिन मिल सकता है, तब हम ब्लड ले लेंगे उस एनिमल का, और उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा के सीरम अलग सेपरेट आउट कर लेंगे, चिल करेंगे, तो उससे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे ऑन चिलिंग, और जो सीरम है वो हमें मिल जाएगा। अब इस सीरम का यूज़ करके हम लोगों को इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। तो ये तो आप बोलोगे कि मैम ये तो हमने बात की एनिमल्स की, यहाँ बैक्टीरिया कहाँ से आ गया? तो देखो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है कि हम एनिमल्स को ना यूज़ करके अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को। तो यहाँ पर हम कोई ह्यूमन जीन, जो भी डिज़ायर्ड ह्यूमन जीन है जिससे हमें कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, तो बेसिकली क्या होता है, जीन्स जो है ना, जीन्स से ही हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है, और यही से एंजाइम्स, हार्मोन्स सब बनते हैं। बस इतना याद रख लो, जीन से प्रोटीन बनते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ह्यूमन जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे एक बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि बहुत कॉमनली जो यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया, दैट इज़ ई कोलाई, दैट इज़ एस्चेरिचिया कोलाई।
अब क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो है उसके अंदर ये जीन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। बैक्टीरिया बहुत फ्रीक्वेंटली मल्टीप्लाई करता है, ऑलमोस्ट इन एवरी 20 मिनट्स दिस ई कोलाई बैक्टीरिया इट डबल्स इटसेल्फ। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे फटाफट ये मल्टीप्लाई करता जाता है और बहुत ही कम टाइम में हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमने प्रोटीन आइसोलेट किया था यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया, दैट वाज द प्रोटीन insulin. It was the first substance to be extracted from the body of bacteria. ठीक है, so this is how we use the genetic engineering on these small creatures, that is bacteria. Now ऐसे ही genetic engineering का यूज़ करके हमने और भी कुछ सीरम्स बनाए हैं, जैसे blood clotting factor 8, ठीक है। दिस क्लॉटिंग फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया ए एंड ऑल्सो द फैक्टर 9 विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया बी, करेक्ट। तो ऐसे ही हम सीरम बनाकर क्या करते हैं, ह्यूमंस को डिजीजेस से बचाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। सो दिस इज व्हाई दीज बैक्टीरिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज वैक्सीन। तो वैक्सीन काफ़ी कॉमन वर्ड हो गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है तो आपने देखा होगा कि उसको एक थोड़े टाइम बाद हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसे इंजेक्शंस लगते हैं, बेसिकली उसे वैक्सीन लगती है, राइट। उसका वैक्सीनेशन है, उसका वैक्सीनेशन कार्ड भी बना होता है कि फर्स्ट मंथ में ये वैक्सीन लगेगी, सेकेंड, थर्ड, देन 6 मंथ्स, देन 1 ईयर, 2 ईयर्स, ऐसे वैक्सीन्स लगती हैं। तो बेसिकली ये वैक्सीन्स होती क्या हैं? ये वैक्सीन्स होती हैं कुछ ऐसी प्रेपरेशंस जिसमें डेड या फिर वीकेंड जर्म्स हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोसेस को या इस इंट्रोडक्शन को ऑफ दीज वीकेंड जर्म्स और द डेड जर्म्स इनटू द बॉडी फॉर डेवलपिंग द रेजिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, दिस इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है ना इंट्रोडक्शन का ऑफ दीज डेड और वीकेंड जर्म्स, दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। तो क्वेश्चन ये है कि वैक्सीनेशन में होता क्या है? तो वैक्सीनेशन में कुछ ऐसा होता है कि कुछ प्रेपरेशंस होती हैं जिनमें यूजुअली डेड या फिर वी कैन राइट किल्ड जर्म्स लिए जाते हैं, या फिर सेकंड इज हम यहाँ पर लेते हैं कुछ वीक जर्म्स, ठीक है। अब इन जर्म्स को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। अब जब ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी एक फॉरेन सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करती है। देखो हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में है इम्यून सिस्टम। क्या है? इम्यून सिस्टम। ये जो इम्यून सिस्टम है ना, ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम है और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे ही कोई फॉरेन चीज़ हमारी बॉडी में आती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, ये उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब जैसे ही ये रिकॉग्नाइज करता है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि अब इससे लड़ा कैसे जाए। तो उस पर्टिकुलर जर्म के अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। अब ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, ये इस पर्टिकुलर जर्म को मारने में लग जाती हैं, ये इन जर्म्स को किल करने में लग जाती हैं। अब ये जर्म किल हो गया, इन्फेक्शन चला गया। अब सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, उसके पास एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर है एंड दैट इज मेमोरी। तो एक बार आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया चला गया, अब थ्रू आउट योर लाइफ टाइम आपका इम्यून सिस्टम याद रखेगा कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आया था और उसके अगेंस्ट फटाफट से क्या करेगा? एंटीबॉडीज बना देगा, ठीक है। तो इसका जो मेमोरी है ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि एक बार इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम उस चीज़ को याद कर लेता है और अगली बार जब इन्फेक्शन होगा ना, मतलब जो जर्म एंटर होगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर देगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर इम्यून सिस्टम वेरी स्ट्रांग,
ठीक है। तो हमने सुना था ना, जब कोविड था तो हम सब यही सुनते थे कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। सो दिस इज बिकॉज इफ इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, इफ योर प्रोटेक्टिव सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, यू विल बी एबल टू कॉम्बैट एनी डिजीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी पर्टिकुलर वैक्सीन का यूज करके बहुत सारी डिजीजेस जैसे कि मीजल्स, चिकन पॉक्स और कॉलरा, इन सब डिजीजेस को हमने इन्हीं से खत्म किया है। ठीक है, इवन पोलियो जो है वो भी एक ऐसी ही डिजीज है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज वैक्सीन्स। दे आर ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग बैक्टीरिया। कैसे? हम एक किल्ड बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं, हम एक लिविंग वीक माइक्रोब का यूज कर सकते हैं। तो ये जो किल्ड बैक्टीरिया होते हैं ना, तो बेसिकली हमने एक वैक्सीन बनाई है फॉर टाइफॉइड जिसे हम टैब वैक्सीन बुलाते हैं। सो दिस वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड और prepared using the killed bacteria. Then हमने ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट एक BCG वैक्सीन बनाई है, and this vaccine is made from or prepared from the living weak microbes. ठीक है, तो ये बात समझ आ गई सबको। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही वीक करके या फिर उनको मार के उन्हीं को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्हीं के अगेंस्ट अपनी बॉडी को समझा देते हैं कि भाई अगर ये इन्फेक्शन कभी आएगा ना, तो अब हमारी बॉडी को इससे सेफ रखना। ठीक है, तो ये कंप्लीट वैक्सीन वाली थ्योरी समझ आ गई है सबको, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं एक और टर्म, दैट इज टॉक्सॉइड। तो टॉक्साइड को हम यहाँ पर जस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे इस टर्म को, और इसकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो टॉक्सॉइड क्या है? टॉक्सॉइड बेसिकली एक इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया क्या बनाते हैं? बैक्टीरिया बनाते हैं टॉक्सिन्स। ठीक है, तो हम इन्हीं टॉक्सिन्स को इनएक्टिवेट करके क्या करते हैं? बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इनको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू द बॉडी। अब ये क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट कर देते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। किसको स्टिमुलेट करेंगे? इम्यून सिस्टम को। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या बना देगा? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये जो टॉक्सॉइड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने इसका यूज करके हमने टेटनस और डिप्थीरिया जैसी डिजीजेस को हमने के अगेंस्ट हमने इम्यूनिटी ली है। ठीक है, तो अगर आप किसी छोटे बच्चे का या फिर किसी आसपास किसी हॉस्पिटल में जाके ना उनका वैक्सीन कार्ड एक बार चेक करना, तो इन सभी डिजीजेस के अगेंस्ट आपको भी बचपन में और अब जो बच्चे आ रहे हैं सबको वैक्सीनेट किया जाता है, ताकि ये डिजीजेस कभी भी ना हो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो मेन रोल है ना बैक्टीरिया का, वो है नाइट्रोजन की फिक्सेशन में। तो हमें पता है कि हमारे आसपास ना खूब सारी नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन प्लांट्स को ना अवेलेबल तो है, लेकिन वो इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो उनको पहले उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसमें प्लांट्स की हेल्प करते हैं कुछ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले आते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर्स देखते हो इन द रूट्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज द रूट नोड्यूल्स। ठीक है, इन्हें हम रूट नोड्यूल्स बुलाते हैं। स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जिन्हें हम रूट नोड्यूल्स बुलाते हैं। यहाँ पर होते हैं कुछ सॉइल बैक्टीरिया जिन्हें राइजोबियम बुलाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स में। ठीक है, तो ऐसे वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज बीन। करेक्ट। तो एक तो ये बैक्टीरिया का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सिवा कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम है और एजोटोबैक्टर है। तो ये भी सॉइल में ही रहते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? पहले ये कन्वर्ट करते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अमोनिया। सो NH3 इज बेसिकली अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया और प्लस हाइड्रोजन में, अब यही जो अमोनिया और हाइड्रोजन है ये फर्दर कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमाइनो एसिड्स और
नाइट्रेट्स में, किसमें, अमाइनो एसिड्स और नाइट्रेट्स में। क्लियर। और अब इनका यूज करते हैं कौन, हमारे प्लांट्स। करेक्ट। अब उसके बाद हम आते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो जैसे कि हमने पूरी कहानी पढ़ी कि बड़ी सारी नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं हमारे प्लांट्स, तो यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़े राइजोबियम, जो बायोलॉजिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू नाइट्रेट्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, जब ये मर जाते हैं तो ये जो डिके होता है इन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर का, इसको अमोनिया में पहले कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया जो है वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है बाय नाइट्रोसोमोनास। ठीक है। उसके बाद नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं बाय नाइट्रोबैक्टर। करेक्ट। और फाइनली कुछ नाइट्रेट्स जो हैं वो वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है सूडोमोनास। क्या एग्जाम्पल है, सूडोमोनास। तो इस तरह से ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स को भी अवेलेबल रहती है और इसका जो कॉम्पोजिशन है, जो एक अमाउंट है, वो एटमॉस्फेयर में भी बना रहता है। नाउ लेट अस टेक अप अ क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर बात की कि कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहे हैं, और कुछ हमने ऐसे बैक्टीरिया पढ़े जो इसी फिक्स्ड नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सो द क्वेश्चन कम्स ओवर हियर इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर अ ब्लेसिंग एज वेल एज द कर्स टू फार्मर्स। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्राइट्स को या नाइट्रेट्स को क्या कर रहे हैं, they are converting it back into the atmospheric nitrogen। तो ये एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है। कैसे, देखो ब्लेसिंग इस तरह है कि अगर एक्सेस नाइट्रोजन हो गई तो वो प्लांट्स को क्या कर सकती है, स्पॉइल कर सकती है। ठीक है। और कर्स क्यों है, तो कर्स होने का रीज़न ये है कि अगर बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए जिन्होंने सारे ही नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो सॉइल जो है वो अनफर्टाइल हो जाएगी। क्लियर। सो इन दिस वे this bacteria is both blessing and a curse. So there is some role of bacteria in our industries also। जैसे कि जो चाय बनाने वाली इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पर बैक्टीरिया का यूज़ करके चाय को अलग अलग फ्लेवर दिया जाता है। तो आपने चाय के पैकेट तो सबने देखे होंगे, कई मसाला चाय होती हैं, कई जिंजर चाय होती हैं, मतलब अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। अगर आप चाय पत्ती का जब आप चाय बनाने में यूज़ करते हो तो आप देखते हो कि अगर अलग अलग चाय पत्ती आप यूज़ कर रहे हो तो सबके फ्लेवर्स अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये क्योरिंग है ऑफ टी, ठीक है, तो इसे बुलाया जाता है, क्या बुलाते हैं इसे, क्योरिंग ऑफ टी। तो इस प्रोसेस में, डिफरेंट फ्लेवर्स देने के प्रोसेस में डिफरेंट बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। देन कमिंग ऑन टू द टैनिंग, लेदर टैनिंग, तो इसमें जो मेजर रोल होता है ना, मेजर रोल होता है, सो दैट इज ऑफ सनलाइट। बट कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बैक्टीरिया का भी यूज़ किया जाता है। कोई ऐसे लेदर जो कि ख़राब हो सकते हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टैनिंग इंडस्ट्री। करेक्ट। सो दिस वॉज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री। नाउ बैक्टीरिया, अब देखो हमने सारे यूजफुल रोल्स पढ़ लिए। ठीक है। अब बात आती है फूड स्पॉइलेज की। तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया सिर्फ यूजफुल है, बैक्टीरिया हार्मफुल भी है। सो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो फूड पॉइजनिंग में, और एक बहुत सीरियस टाइप की फूड पॉइजनिंग जिसे हम बॉटुलिज्म बुलाते हैं, दैट ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे टिन वाले फूड में, जो पैक्ड सील्ड फूड होते हैं ना, उनमें चले जाते हैं, और अगर हम उनको कंज्यूम करते हैं तो हमें फूड, सीरियस वाली फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसीलिए हमें इन
टिन्ड या कैंड फूड आइटम्स जो हैं उनको अच्छे से प्रिजर्व करना पड़ता है, वहाँ पर प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम इन बैक्टीरिया से अपने फूड आइटम्स को क्या कर सके, बचा सके। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि बॉइलिंग और हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर, दैट इज स्टेरिलाइजेशन। तो हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के ना स्पोर्स होते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये बनते ही अनफेवरेबल कंडीशंस में हैं, जहाँ पर बैक्टीरिया जो है उसको लिविंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही होती। अब जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं तो वो जी नहीं पाते हैं, और अगर वो जी नहीं पाते हैं तो वो स्पोर्स बना लेते हैं और स्पोर के अंदर ही अपना सारा लिविंग कंटेंट जो है उसको एकदम ऐसे बंद करके रख देते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए कि ये ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन कुछ स्पोर्स जो होते हैं हम उनको मार सकते हैं, ठीक है, नॉट स्पोर्स बट कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हम उनको मार सकते हैं यूजिंग द हीट ट्रीटमेंट। बहुत बॉइलिंग टेम्परेचर कर देना या फिर जो टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा हाई कर देना, लेकिन इसमें हम स्पोर्स को नहीं मार सकते, ठीक है। वो टेम्परेचर विच इज़ हायर देन 110 डिग्री सेल्सियस एट अ वेरी इंक्रीज्ड प्रेशर, मतलब हमने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, हमने प्रेशर भी बढ़ा दिया, उन कंडीशंस में हम इन स्पोर्स को मार सकते हैं। और ये कंडीशंस अचीव करने के लिए हमारे पास ना लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बुलाते हैं ऑटोक्लेव। तो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे ना तो ये आपको एक कुकर के जैसा दिखाई देता है लेबोरेटरी में। इस लेबोरेटरी में इस ऑटोक्लेव का यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगाते हैं और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर भी मेंटेन करते हैं, और इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में हम स्पोर्स को किल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो यही आ गया फूड प्रिजर्वेशन में। तो जो कैनिंग इंडस्ट्री होती है वो बैक्टीरिया को मारने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का ही यूज़ करती है, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ सॉल्टिंग। तो सॉल्ट जो है, जो हम नमक होता है ना, सो दिस salt is also very useful in food preservation because it is used for the preservation of fishes, pickles, cheese for the long time। तो आपने देखा होगा कि जो अचार हम खाते हैं ना, that is quite salty, तो उसको salty, उसमें जो salt का content है ना उसको हाई रखा ही इसीलिए जाता है ताकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके, ठीक है। देन मिक्सिंग द सॉल्ट विद फूड प्रिवेंट्स बायोडिग्रेडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो नॉर्मल कंडीशंस में जो खाने की चीज़ें हैं ना वो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होती हैं और इसी से हमारा फूड जो है वो प्रिजर्व रहता है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। द थर्ड स्टेप इज डिहाइड्रेशन और ड्राइंग। मतलब किसी भी चीज़ से हमने क्या करना है, हमने रिमूव कर देना है वाटर को। सो दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर और वाटर रिमूवल। सो यहाँ पर हम ग्रेन्स में, तो आपने देखा होगा कि जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है ग्रेन्स को सेपरेट आउट किया जाता है। अब इन ग्रेन्स को सेपरेट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम इनको अच्छे से धूप में सुखाते हैं, अच्छी धूप बदल के काफ़ी दिनों तक इसको धूप में सुखाते हैं ताकि इनमें जितना भी मॉइस्चर कंटेंट हो ना वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए। इनको ड्राई करने से ही हम इनको बचा सकते हैं। तो पानी भी एक तरह से ख़राब करता है, ठीक है, तो पानी से भी ग्रोथ हो सकती है बैक्टीरिया की। तो हमें प्रॉपरली डिहाइड्रेट करना पड़ता है अपने ग्रेन्स को, मीट को, फिशेस को और वेजिटेबल्स को। तो आपने ड्राइड मिल्क पाउडर तो देखा ही होगा, तो वो इतना ज़्यादा उसको ड्राई किया जाता है कि अब यहाँ पर इस मिल्क पाउडर को अगर आप स्टोर करके रखते हो किसी बॉक्स में भी, ये ख़राब नहीं होता है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इरेडिएशंस। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ रेज का या फिर रेडिएशंस का, जैसे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का यूज़ करके हम खाने को स्टरलाइज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द रेडियो एक्टिव वेव्स, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव जो चीज़ होती है दैट इज पॉइजनस, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं दे आर वेरी हार्मफुल, बट हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब हम रेडिएशंस का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसकी रेडियो एक्टिविटी को एकदम ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पर हम यूवी लाइट का यूज़ करते हैं फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर स्टरलाइजेशन
अब देखो हॉस्पिटल्स जो हैं दे आर द एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा जर्म्स होने के चांसेस होते हैं कि नहीं, हर तरह का बीमार आदमी वहाँ पर आता है, तो वहाँ की जो एयर होती है ना उसे रेडिएशंस के थ्रू ही स्टरलाइज किया जाता है। वैसे ही स्कूल्स में, फैक्ट्रीज में इन्हीं रेज का यूज़ करके हम एयर को स्टरलाइज करते हैं या साफ रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो रेज भी बहुत हेल्पफुल हैं। देन कमिंग ऑन टू द पाश्चराइजेशन, तो जब भी हम पाश्चराइजेशन पढ़ते हैं सबसे पहली चीज़ क्या आती है दिमाग में? मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना ऑफ पार्शियल स्टरलाइजेशन इज अप्लाइड टू द मिल्क, तो इसमें पहले तो बहुत गर्म कर देंगे दूध को, कितना? 60 डिग्री सेल्सियस तक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए बेसिकली। और जैसे ही इसको गर्म 60 डिग्री पे आपने पहुंचा दिया फॉर 30 मिनट्स, उसके बाद आप इसको इमीडिएटली चिल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे मेजॉरिटी बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये कंप्लीटली स्टरलाइज नहीं कर पाता है मिल्क को, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो पाश्चराइजेशन से खत्म हो जाते हैं मिल्क में। करेक्ट? बात समझ आ रही है? आगे बढ़े। नाउ द सिक्स्थ इज रेफ्रिजरेशन, मतलब टेम्परेचर को ठंडा करना है। अब जब हमने स्टोरेज करनी है ना तो उसको बहुत कम टेम्परेचर में, कोल्ड टेम्परेचर में, जैसे जो हम खाना बनाते हैं, कई बार थोड़ा सा खाना बच जाता है तो अब उस बचे हुए खाने को हम क्या करते हैं? हम फ्रिज में रख देते हैं। और फ्रिज में रखने से क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। सो माइक्रोब्स डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जो डोमेस्टिक फ्रिज होते हैं, ठीक है, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, उनका टेम्परेचर होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हम डीप फ्रीजर्स का यूज़ करते हैं, तो ये होता है -20 से -30 डिग्री सेल्सियस। और ये चीज़ों को लंबे टाइम के लिए ठीक रखने में हमारी हेल्प करते हैं। देखो अगर आपका कोई खाना बचा है, आपने उसको फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में ना वो 3 दिन ठीक रहेगा, 4 दिन रहेगा, उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो इतना लो नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करोगे ना इसकी, जो हमारे इंडस्ट्रियल फ्रिजेस हैं या डीप फ्रीजर्स हैं, उनका टेम्परेचर -20 से -30 डिग्री होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। और उस टेम्परेचर पर बैक्टीरियल ग्रोथ होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो हम चीज़ों को ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व कर पाते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? जैसे कि मटर होते हैं ना, तो आपने फ्रोज़न मटर सुने होंगे। विंटर्स में तो हमें फ्रेश मिल जाते हैं, लेकिन समर्स में हम क्या करते हैं? फ्रोज़न पीस का यूज़ करते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। सो बेसिकली दे आर फ्रोजन, दे आर केप्ट इन द डीप फ्रीजर्स सो दैट दे कैन रिमेन लाइक एडिबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं ना, कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो है नहीं, वही चीज़ें हैं जो हम अपने घरों में करते हैं, बस वही फूड प्रिजर्वेशन है। ठीक है, ओके। नाउ द कमिंग अप नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन एंड केमिकल्स। तो हम किसी भी केमिकल का, शुगर का, यहाँ पर शुगर का एंड इवन सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशंस यूज़ करते हैं। और इन स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशंस के यूज़ होने से हम जैम्स और पिकल्स को ख़राब होने से बचा लेते हैं। आपने देखा होगा जैम में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, पिकल में बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होते हैं वो। तो यहाँ पर हम इन्हीं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करके अपनी खाने वाली चीज़ों को बचा लेते हैं। तो अब जब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से होता है प्लाज्मोलाइसिस ऑफ माइक्रोब्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? वो उनकी जो बॉडी है ना, वो उनकी जो वॉल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। और जब उनकी बॉडी वॉल ब्रेक हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? वो मर जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हम एक केमिकल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ सोडियम बेंजोएट। ये याद रखना है, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सोडियम बेंजोएट का हम यूज़ करते हैं जो टिन्ड फूड होता है और स्क्वॉशेस होते हैं, उनको प्रिजर्व करने में। ठीक है, तो याद रखना है। करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बैक्टीरिया जो है ना वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे खाने पर अटैक कर रही हैं,
ये जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, सॉरी, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये हमारे प्लांट्स पे, हमारे एनिमल्स पे भी अटैक कर रहे हैं। जैसे प्लांट्स में कई बार आप पत्ते देखते हो ना, ऐसे येलोविश हो जाते हैं, उनके बीच में ऐसे छेद छेद पड़ जाते हैं। सो दैट इज ब्लैक रॉट ऑफ मस्टर्ड एंड कॉलीफ्लावर। सो दिस इज बेसिकली अ डिजीज। दिस शोज दैट द पर्टिकुलर प्लांट इज नॉट हेल्दी, वो किसी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है। Then bacterial blight of cowpea is another bacterial infection in plants. Then coming on to animals, तो animals में होता है एंथ्रैक्स। तो एंथ्रैक्स जैसे कहीं पर भी अगर आपको चोट लग जाती है और अगर वो वूंड जो है ना वो ज़्यादा टाइम तक ओपन रहता है, तो वहाँ से जो बैक्टीरियल का इन्वेजन है वो बहुत ईजी हो जाता है, विच कैन कॉज एंथ्रैक्स। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस चला गया तो क्या हो जाएगा, एंथ्रैक्स हो जाएगा। वैसे ही बोविन ट्यूबरक्लोसिस इज अनदर bacterial disease that happens in human beings, in animals. ठीक है, so these are some of the bacterial infections that happens. अब humans की अगर हम बात करें तो humans में whooping cough, cholera, tuberculosis, diphtheria, typhoid, pneumonia, tetanus, so all of them are bacterial diseases, or we can say the bacterial infections. करेक्ट, तो नाम याद रखने हैं और इससे ज़्यादा डिटेल हमें इस चैप्टर में रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, सिंपल। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द बायो वेपन्स। तो बायो वेपन्स मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके कुछ वेपन्स बनाना। वेपन्स क्या होते हैं, जैसे हम गन देखते हैं, गन इज़ अ वेपन। ठीक है, तो मतलब गन का यूज़ करके क्या करते हैं, जो लोग जो हैं वो शूट करते हैं, या फिर अगर हम अपने बॉर्डर्स की बात करें तो वहाँ पर हमारे सोल्जर्स जो हैं वो हमारे कंट्री की बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर कोई एनिमी आएगा पहले तो रोकेंगे, नहीं रुका तो शूट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अपनी कंट्री को तो टेररिस्ट से बचाना है। तो वैसे ही बायो वेपन्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज अ वेपन यूज़ करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके कुछ और जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक करना। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्म बॉम्ब्स, और ये एक रेयर टाइप का मतलब एक ऐसी फील्ड है जो ये माना जाता है कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो मतलब बायो वेपन्स बना रही हैं, और इन बायो वेपन से कुछ रेयर डिजीज़ेस रिलीज़ हो सकती हैं। मतलब ऐसी डिजीज़ेस जो कॉमन हैं आजकल वो नहीं, बट कुछ और नई डिजीज़ेस, और उनसे ये जो डिज़ीज़ है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड फैल सकती हैं, और थ्रू आउट द वर्ल्ड जब फैलेंगी तो ये जो वाइड स्प्रेड है इससे डेथ होगी, और ये हर जनरेशन को, सिर्फ एक जनरेशन को नहीं, ये उस जनरेशन जो अफेक्ट होगी उससे लेकर आगे आने तक कई जनरेशन्स को ये पर्टिकुलर बायो वेपन्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे। ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस, right? So these are also prepared using the bacteria. Now, so I hope you understood the complete economic importance, you understood the bacterial infections, you understood the food poisoning. So this was all from our today's session. So this was all from the today's session. I hope you understood the concepts. I hope you understood the things that we discussed today. So we will now meet in our next session. Till then you all take care, and as you all know, learn हम मतलब free है पर best है।